वी वर डिस्कसिंग ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोसेस, जिसमें हमने देखा कि एक ऑर्गेनाइजेशन जॉब एनालिसिस करती है, उससे पहले वो देखती है कि कितने एम्प्लॉयज़ हमें रिक्वायर्ड हैं, ह्यूमन रिसोर्स, कौन सी स्किल्स, कौन सा टैलेंट, कौन सी स्किल्स नॉलेज एबिलिटीज़ वाले कितने इंडिविजुअल्स हमें चाहिए, कौन सी ड्यूटीज़ परफॉर्म करवाने के लिए। तो इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन फिर जॉब एनालिसिस करती है कि कितनी नंबर ऑफ जो पोजीशंस हैं वो हमारे पास वेकेंट हैं, जिनके लिए हमें एम्प्लॉयज़ चाहिए, और उन वेकेंट पोजीशन पे जो सेट ऑफ ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इंडिविजुअल परफॉर्म करेगा, उनको परफॉर्म करने के लिए कौन सी स्किल्स, नॉलेज, एबिलिटीज़, लेवल ऑफ एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगा। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो ऑर्गेनाइजेशन सेट करती है। उसके बाद फिर एचआर प्लानिंग के बाद और जॉब एनालिसिस के बाद ऑर्गेनाइजेशन पब्लिकली अनाउंस करती है कि दिस इज द सेट ऑफ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वी नीड समवन जो कि इसको परफॉर्म करे, और वो इंडिविजुअल जो इनको परफॉर्म कर सकता है उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है। अगर तो यू आर एलिजिबल फॉर दिस जॉब तो यू आर वेलकम टू अप्लाई। और फिर ये जो प्रोसेस है कि वो वैकेंसीज को अनाउंस करते हैं और पब्लिकली लोगों को बताते हैं कि हमारे यहाँ इस जॉब टाइटल के साथ ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल करने के लिए इस टाइप के इंडिविजुअल्स दरकार हैं। इस प्रोसेस में फिर लोग क्या करते हैं, जो जो एलिजिबल होते हैं, सपोज एमआईटी के लिए एमआईटी की अगर तो रिक्वायरमेंट होती है, और फिर जितने भी लोग जिन्होंने मास्टर्स इन आईटी किया होता है, जो उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे पूरा उतरते हैं, वो सिर्फ उस जॉब के लिए जो इंटरेस्टेड भी हों वो अप्लाई करते हैं। अब इसमें एक पूल ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स इकट्ठा हो जाता है। तो ये जो वैकेंसीज को अनाउंस करना और एलिजिबल लोगों का उस जॉब के लिए खुद को एज अ कैंडिडेट अपीयर करना, इस सारे प्रोसेस को रिक्रूटमेंट कहते हैं, जो कि सेकंड स्टेप आता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोसेस में। देन हमने पढ़ा कि ये जो एलिजिबल कैंडिडेट्स का पूल इकट्ठा हुआ है, उन सारों को तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कोर्स हायर नहीं कर सकती। ऑर्गेनाइजेशन को एक दो या जितने भी उन्होंने प्लान किया होता है कि हमें कितने इंडिविजुअल्स चाहिए, उनके लिए फिर उन एलिजिबल कैंडिडेट्स के पूल में से वो लोगों का टेस्ट कर लेती है, एम्प्लॉयमेंट टेस्ट। वो डिफरेंट, वो वेरी करता है कि किस टाइप की एबिलिटी आपने एम्प्लॉयमेंट टेस्ट करनी है, और उसके लिए कौन सा अप्रोप्रिएट टेस्ट किस तरह से डिज़ाइन किया जाएगा, ताकि उसकी स्किल्स की प्रोफिशिएंसी लेवल को टेस्ट किया जा सके कि क्या वो उस टाइप का टास्क परफॉर्म कर सकता है जो कि हम से उसको असाइन करने वाले हैं या कि नहीं। तो जॉब टेस्ट होते हैं। जॉब टेस्ट में जो लोग पास होते हैं, फिर ऑफ कोर्स काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो जॉब टेस्ट में फेल हो जाते हैं, तो रिक्रूटमेंट में ज़्यादा एप्लीकेंट्स होते हैं, और उनमें से फिर कुछ जो टेस्ट पास करते हैं उनको इंटरव्यू के लिए ऑर्गेनाइजेशंस कॉल करती हैं। अब इंटरव्यू में उनका फर्दर साइकोलॉजिकल टेस्ट भी होता है, उनका स्किल बेस्ड टेस्ट भी होता है, उनका जो उनकी लर्निंग और नॉलेज है उसके ऊपर भी उनकी जो स्किल्स और नॉलेज है उसको टेस्ट किया जाता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन उनसे पूछे जाते हैं। और इसमें हमने डिस्कस किया था कि फेस टू फेस इंटरव्यूज हो सकते हैं, फ़ोन कॉल पे हो सकते हैं, वीडियो कॉल्स हो सकती हैं, कंप्यूटर असिस्टेड इंटरव्यूज हो सकते हैं। डिपेंड्स कि किस तरह का इंटरव्यू आपने कंडक्ट करना है। अब इसमें से इंटरव्यूज जिन कैंडिडेट से लिया जाता है उनमें से कोई एक होता है जो कि बेस्ट वन होता है, फिर वो एक मेरिट बनता है प्रॉपर। तो उनमें से ऑर्गेनाइजेशन जो बेस्ट वन है उसको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब की ऑफर दे देती है। अब सिलेक्शन के बाद फिर देखा जाता है कि जो उसने एप्लीकेशन में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की थी, क्या वो एक्यूरेट इंफॉर्मेशन है, कहीं उसने अपनी डिग्री, अपने एक्सपीरियंस के बारे में हमसे कोई जो है वो मिसकम्युनिकेट तो नहीं किया, या हमें रॉन्ग इंफॉर्मेशन तो प्रोवाइड नहीं की। इसके लिए रेफरल चेक किया जाता है। वो यूनिवर्सिटी या जिस भी यूनिवर्सिटी की डिग्री का सर्टिफिकेट दिया होता है एम्प्लॉय ने, वो देखा जाता है क्या एचईसी ने उस डिग्री को वेरीफाई किया हुआ है या कि नहीं किया हुआ। प्लस ये कि जो एक्सपीरियंस लेटर्स हैं
उसके लिए जहाँ जहाँ उसने एक्सपीरियंस क्लेम किया हुआ है, जिन ऑर्गेनाइजेशंस के एक्सपीरियंस लेटर्स एक कैंडिडेट ने अपनी जॉब एप्लीकेशन के साथ अटैच किए हुए हैं, क्या वाकई वो वहाँ पे जॉब करता रहा, तो उसका जो प्रीवियस एम्प्लॉयर है जहाँ जहाँ उसने जॉब की, ऑर्गेनाइजेशन सैम्पलिंग करती है रैंडमली, कुछ जो ऑर्गेनाइजेशन हैं उनको कॉल करके पूछती है। एक तो ये कि क्या वो वहाँ पे वाकई सेम डेजिग्नेशन पे जॉब करता रहा जो कि उसने मेंशन किया हुआ है कि वो सपोज एमडी के तौर पे वहाँ पे जॉब करता रहा। प्लस वो ये पूछती है, एक वेरीफाई करती है कि एज एन एम्प्लॉय ये इंडिविजुअल कैसा है, शुड वी हायर हिम या कि नहीं, कोई इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं रहा, कोई ये पिछली ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंशियली ऑर्गेनाइजेशन को कोई इसने हार्म तो नहीं पहुंचाया, कुछ भी ऐसा कोई फ्रॉड या कोई केस ऐसा तो उसके अगेंस्ट नहीं है, कोई भी गड़बड़ उसने ऐसी नहीं की है या की है, इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि हम इस बंदे को हायर करके ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक हार्मफुल पर्सन यहाँ पे एंटर ना करें। तो इसलिए रेफरल चेक और बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन की जाती है। फिर फिजिकली जो फिजिकल फिटनेस है वो टेस्ट की जाती है, फिजिकल एग्जामिनेशन करवाया जाता है कि वेदर द पर्सन इज फिजिकली फिट फॉर दिस पर्टिकुलर जॉब और नॉट। क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि कोई अगर आप सपोज कोई कंप्यूटर बेस्ड जॉब है, सारा दिन कंप्यूटर के सामने एक्सपोज रहना है और उस इंडिविजुअल की आई साइट इंतहाई वीक हो, दैट मीन्स कि उसकी आई साइट की वजह से परफॉर्मेंस अफेक्ट होगी ही होगी। सो बेटर इज टू अवॉइड दैट काइंड ऑफ पर्सन टू हायर, आप उसको सिलेक्ट ना करें, आप उसको जॉब ऑफर ना करें। तो इसमें फिर ये भी देखा जाता है कि कोई उसको ऐसी डिजीज़ तो नहीं है जो कि स्प्रेड हो सकती है और वर्क प्लेस पे जो बाकी लोग हैं उनमें वो डिजीज़ स्प्रेड होके हमारी ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो हमारे वैल्यूएबल एसेट हैं, वैल्यूएबल रिसोर्स हैं, वो कहीं अफेक्ट ना हो। क्योंकि अगर उनको कुछ होता है तो ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो इतने सालों से काम करते आ रहे हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन अफेक्ट होगी, उसके गोल्स जितने टाइम में जिस परफॉर्मेंस के साथ अचीव होने चाहिए थे वो अचीव नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए फिर ऑर्गेनाइजेशन जो एक मेडिकल और फिजिकल एग्जामिनेशन है वो एम्प्लॉयज़ का करती है। फिर न्यू एम्प्लॉय आ गया, उसके बाद उसकी ओरिएंटेशन और सोशलाइजेशन होती है, उसको ऑर्गेनाइजेशन के पूरे सेटअप के बारे में बताया जाता है, रूल्स रेगुलेशंस क्या हैं, क्या करना अलाउड है, क्या करना अलाउड नहीं है, जो कोड ऑफ कंडक्ट हैं वो कम्युनिकेट किए जाते हैं। इसके साथ साथ उसको लोगों के बारे में बताया जाता है कि किस पर्पज़ के लिए उसने किसको कांटेक्ट करना है, कौन उसका रेलिवेंट इंडिविजुअल होगा किस पर्पज़ के लिए। फिर उसके बाद उसको ट्रेनिंग दी जाती है, एक्चुअल टास्क जिसके लिए उसको चूज़ किया गया, जिसके लिए उसको हायर किया गया, वो उसको हैंड ओवर किया जाता है, लेकिन उससे पहले उसको थोड़ी बहुत ट्रेनिंग दी जाती है, उसकी जो स्किल्स हैं, जो उसने सीखा हुआ है, जो उसने पढ़ा हुआ है अपनी एकेडेमिया में, उसको थोड़ा पॉलिश किया जाता है कि प्रैक्टिकली वो अपने एकेडमिक नॉलेज को किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकता है, या अपने एकेडमिक नॉलेज की को प्रैक्टिकली वो कैसे कन्वर्ट कर सकता है फॉर द सेक ऑफ गोल अचीवमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर करंट जॉब को बेटर परफॉर्म करने के लिए वेन एवर द ऑर्गेनाइजेशन इज पॉलिशिंग द स्किल्स ऑफ एम्प्लॉयज तो उसको ट्रेनिंग कहते हैं। उसमें जनरल और स्पेसिफिक ट्रेनिंग, दो तरह की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा सकती है। अब टास्क उसको हैंड ओवर कर दिया, नाउ द टाइम इज 6 स्टेप। वो क्या है? एम्प्लॉय परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। आपने उसको टास्क हैंड ओवर कर दिया, उसके लिए जो आपको इनिशियल ट्रेनिंग जो है वो लगता था कि प्रोवाइड होनी चाहिए, आपने वो भी उसको प्रोवाइड कर दी। अब द टाइम इज टू मैनेज एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का मतलब ये हुआ कि वो इंडिविजुअल जिसको आपने हायर किया है एक स्पेसिफिक जॉब पोजीशन के लिए, उस स्पेसिफिक जॉब पोजीशन में कुछ आपने सेट ऑफ रोल्स, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेंशन किए थे कि ये कुछ उसको करना पड़ेगा। अब वो सारे जो एक ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज की लिस्ट है उसको
अप टू द लेवल, अप टू द मार्क या अप टू द स्टैंडर्ड परफॉर्म करना ज़रूरी है। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन ने एम्प्लॉय के लिए ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाई है, ना एम्प्लॉय के लिए वो जॉब बनाई है, बल्कि जॉब जो है वो इस तरीके से डिवाइड की है कि ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल को अचीव कर पाए। अब जॉब को डिज़ाइन किया जिसमें सिमिलर रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और उनके लिए सिमिलर नॉलेज स्किल्स एबिलिटीज़ रिक्वायर्ड होती हैं, और उसके हिसाब से ही एक मैचिंग एबिलिटी वाले इंडिविजुअल को ऑर्गेनाइजेशन ने हायर किया है, सिर्फ इस पर्पज़ के लिए कि वो काम कर सके जो हम उससे करवाना चाहते हैं। तो इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को मैनेज किया जाए, जो स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस उससे ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेक्ट करती है। ऑर्गेनाइजेशन इंश्योर करती है कि वो लेवल ऑफ परफॉर्मेंस अपने एम्प्लॉय से ले, जितना आउटपुट वो अपने एम्प्लॉय से चाहती है, जितना उसने प्लान किया है कि मंथली बेसिस पे उसको कितना परफॉर्म करना चाहिए और किस क्वालिटी का और किस लेवल का परफॉर्मेंस होना चाहिए, वो ऑर्गेनाइजेशन ने डिसाइड किया होता है। तो ऑर्गेनाइजेशन मेक श्योर करती है कि एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस ऑर्गेनाइजेशन की एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक हो, जो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस है उसके मुताबिक हो। अब उसमें समटाइम्स ऐसा होता है कि एम्प्लॉय इज नॉट एबल टू गिव दैट पर्टिकुलर लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, जो ऑर्गेनाइजेशन उससे एक्सपेक्ट करती है उतना परफॉर्मेंस नहीं दे पाता है। तो ऑर्गेनाइजेशन चेक करती है कि एक पूरा सेटअप, एक पूरा सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है, जो ये एग्जामिन करता है कि व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स ड्यू टू विच एम्प्लॉय इज नॉट एबल टू परफॉर्म हिज टास्क अप टू द स्टैंडर्ड लेवल ऑफ परफॉर्मेंस। वो ऐसी क्या वजूहत हैं, क्या उसको रिसोर्सेज कम एलोकेट किए गए हैं, या उसको उसकी जो स्किल्स हैं वो उसको अप्रोप्रिएट वे में यूज़ नहीं कर पा रहा, या जो मेथड है परफॉर्मेंस का, जिस तरह से टास्क को परफॉर्म करना है, वो प्रोसीजर इनइफेक्टिव है, या फिर जो एम्प्लॉय है उसके पास वो स्किल्स ही नहीं है जो कि रिक्वायर्ड हैं एक एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ परफॉर्मेंस को इंश्योर करने के लिए। तो ये इसमें कुछ जो गैप आता है एक्चुअल परफॉर्मेंस जो एम्प्लॉय देता है और जो एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस होती है बाय द ऑर्गेनाइजेशन, इनमें अगर गैप हो, जैसे ऑर्गेनाइजेशन चाहती है 90% परफॉर्मेंस हो लेकिन एम्प्लॉय 70% परफॉर्मेंस देता है, तो यहाँ पे परफॉर्मेंस गैप 20% होगा। तो ऑर्गेनाइजेशन फिर एक सिस्टम के थ्रू इसको देखेगी कि वो कौन सी वजूहात हैं, वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि ये 20% का गैप ला रहे हैं, क्यों वो 80% तक अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा। तो हम कह सकते हैं उसमें जब फैक्टर्स को आइडेंटिफाई किया जाता है, तो ऑर्गेनाइजेशन को अगर लगता हो कि एम्प्लॉय के पास स्किल नहीं है, इसको स्किल डेवलप करवाने की ज़रूरत है, वो स्किल इसको सिखाने की ज़रूरत है, तो ऑर्गेनाइजेशन अपनी एम्प्लॉय के लिए डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो प्लान करेगी ताकि उसको वो स्किल सिखाए जो जिसके होते हुए वो एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ परफॉर्मेंस दे सकता है। इसी तरह से अगर रिसोर्सेज कम हैं तो फिर ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी, उसको ज़्यादा, पहले से ज़्यादा एक एडिक्वेट अमाउंट में रिसोर्सेज असाइन करेगी, एलोकेट करेगी, ताकि परफॉर्मेंस के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ ना आए, गोल जो है वो टाइमली अचीव हो सके। तो हम कह सकते हैं परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम इज अ प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, जो एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ परफॉर्मेंस है, एंड अप्रेजिंग एम्प्लॉय परफॉर्मेंस इन ऑर्डर टू अराइव एट ऑब्जेक्टिव एचआर डिसीजन। जैसे मैंने कहा कि ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल अचीव करने के लिए डिसाइड करती है कि कौन सी पोजीशन की परफॉर्मेंस के स्टैंडर्ड्स क्या होने चाहिए, या स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस क्या होनी चाहिए, या कम से कम उसको कितना परफॉर्मेंस देना चाहिए। तो उसमें उसकी एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स के हिसाब से अप्रेज की जा रही होती है, इवेलुएट की जा रही होती है, असेस की जा रही होती है। जैसे आप टीचर का फीडबैक परफॉर्मा अपने सेमेस्टर में बिफोर मिड फाइनल टर्म एग्जाम फिल करते हैं, और उसमें आप देखते हैं कि क्या टीचर ने कोर्स आउटलाइन प्रोवाइड की, क्या उसने सारा कोर्स कंटेंट कवर किया, जितने उसने नंबर ऑफ क्विजेज असाइनमेंट्स आपके कोर्स आउटलाइन में मेंशन किए हुए उतने उसने लिए या कि नहीं लिए, क्लास में वो टाइम पे आया नहीं आया। अब ये जो क्वेश्चंस लिखे होते हैं बेसिकली वो परफॉर्मेंस के स्टैंडर्ड्स हैं, जिसकी बेस पे जब आप फीडबैक प्रोवाइड करते हैं तो फीडबैक विल डिसाइड कि इसको फर्दर रखना है
या कि नहीं रखना है, या इसके अंदर कौन सी कमियां हैं। अगर तो क्विजेज असाइनमेंट से नहीं लेता तो फिर ऑर्गेनाइजेशन उसकी करेक्शन करेगी, करेक्टिव एक्शन लेगी कि आपको क्विजेज असाइनमेंट्स भी लेके इंटरनल मार्क्स उसकी बेस पे असाइन करना पड़ेंगे स्टूडेंट्स को। तो ताकि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो कि ऑर्गेनाइजेशन का या यूनिवर्सिटी का एक ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव किया जा सके, एंड टू प्रोवाइड डॉक्यूमेंटेशन इन सपोर्ट ऑफ दोज डिसीजंस। अब हर चीज़ है, क्या मिस्टेक्स हैं या जो एक फीडबैक है उसमें क्या मिस्टेक्स हैं, कौन से एरर्स हैं जो कि एम्प्लॉय कमिट कर रहा है और उसकी करेक्शन किस तरह से की जा सकती है। वो वार्निंग लेटर्स हो सकते हैं, वो मीटिंग्स हो सकती हैं एम्प्लॉय के साथ, और वो डेवलपमेंट प्रोग्राम हो सकते हैं, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो डॉक्यूमेंटेड की जाती हैं ताकि नेक्स्ट टाइम अगर एम्प्लॉय सेम ब्लंडर्स करता है, सेम मिस्टेक्स करता है, तो फिर उसको दिखाया जाए कि दिस इट वाज योर वार्निंग, और इसके बाद आपको फर्दर मैक्सिमम एक और वार्निंग दी जाएगी। उसके बाद यू विल बी फायर्ड आउट इफ यू विल बी अ कंसिस्टेंट पुअर परफॉर्मर। अगर आप ऐसे ही परफॉर्म करते रहे तो वी डोंट नीड यू एनी मोर, हम आपकी जगह किसी इफेक्टिव इंडिविजुअल को ले आएंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम। अब वार्निंग्स दी जा रही होंगी, डॉक्यूमेंटेशन हो रही होगी, जिसमें एक प्रूफ होगा कि ऑर्गेनाइजेशन ने अपने तौर पे जो जो ऑर्गेनाइजेशन कर सकती थी वो किया। इवन देन एम्प्लॉय इज नॉट एबल टू गिव द स्टैंडर्ड लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, तो बेटर इज टू रिप्लेस दिस पर्सन विद समवन जो कि एफिशिएंटली और इफेक्टिवली परफॉर्म कर सकता हो टास्क को। दैट्स ऑल अबाउट परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम। Then the next step, that is seventh step in human resource planning, is compensation and benefits. अब परफॉर्मेंस को भी इवेलुएट कर लिया है तो किसने कैसा परफॉर्म किया उसकी बेस पे एक फेयर, इफेक्टिव और अप्रोप्रिएट कंपनसेशन सिस्टम डिज़ाइन किया जाता है। कंपनसेशन और बेनिफिट्स हम कहते हैं कि वो तमाम फैसिलिटीज़, वो सैलरी, वो अमाउंट इन कैश, और इसके अलावा मेडिकल फैसिलिटी हो गई, टूर फैसिलिटी हो गई, किसी क्लब की मेंबरशिप हो गई, और अकोमोडेशन फैसिलिटी अगर रहने के लिए आप फ्लैट या घर दे रहे हैं एम्प्लॉय को, तो ये सारी चीज़ें कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स में आती हैं। ट्रैवलिंग अलाउंस अगर आप उसको दे रहे हैं, ट्रैवलिंग एंड डेली अलाउंस, TADA जिसको बोलते हैं। इसके अलावा इस टाइप की जितनी भी फैसिलिटीज़ आप अपने एम्प्लॉयज़ को दे रहे हैं, ये सारे ऑर्गेनाइजेशन ने ये डिसाइड कर रखे होते हैं कि एक जॉब पोजीशन पे ये वाली लिस्ट ऑफ ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एक एम्प्लॉय परफॉर्म करेगा, तो टू मेक हिम हैप्पी हम उसको एक लमसम अमाउंट इन द फॉर्म ऑफ सैलरी मंथली बेसिस पे इतना उसको पे करेंगे, या डेली बेसिस पे इतना वेज उसको पे करेंगे। उसके साथ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स एंड फैसिलिटीज़ हम ये उसको प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो एक जो हम कह सकते हैं इम्पोर्टेंट टास्क वो परफॉर्म कर रहा है। तो अब यहाँ पे अगर तो इफ समवन इज गिविंग हिज परफॉर्मेंस अप टू द मार्क, अप टू द स्टैंडर्ड, अगर तो जितनी रिक्वायर्ड लेवल ऑफ परफॉर्मेंस है, जो जितनी परफॉर्मेंस एक एम्प्लॉय से ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेक्ट करती है, कोई उतना परफॉर्म कर रहा है, दैट मीन्स ऑर्गेनाइजेशन उसको वो सारी कंपनसेशन और बेनिफिट्स और फैसिलिटीज देगी जो कि उसने लिस्ट डाउन की हुई है। लेकिन अगर वो वैसा परफॉर्म नहीं करता है तो फिर डिफरेंसेस आएंगे कि सेम स्केल पे जॉब करने वाले जितने इंडिविजुअल्स होते हैं उनमें से कुछ को कुछ एडिशनल बेनिफिट्स भी मिल रहे होते हैं ड्यू टू देयर एफिशिएंट परफॉर्मेंस, और कुछ होते हैं कि जिनको उनके बेनिफिट्स में से कुछ बेनिफिट्स नहीं मिल रहे होते। क्यों? क्योंकि वो पुअर परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं या एवरेज परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं, जबकि ऑर्गेनाइजेशन उनसे एक्सीलेंट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस चाह रही होती है। अब इसका पर्पस क्या होता है कि एक एम्प्लॉय को आप जब एक लिस्ट ऑफ फैसिलिटीज एंड बेनिफिट्स और कंपनसेशन दिखाएंगे तो वो अट्रैक्ट होता है उन सारी फैसिलिटीज को अवेल करने के लिए, मैक्सिमम लेवल ऑफ परफॉर्मेंस देता है। लेकिन ह्यूमन नेचर है, कहीं ना कहीं वो डंडी मार देते हैं, कहीं ना कहीं वो परफॉर्मेंस के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं या क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन एज अ पनिशमेंट
या इसको कह लें एज अ मोटिवेशन, वो कुछ बेनिफिट्स को, कुछ फैसिलिटीज़ को विद होल्ड कर लेती है, उसको रोक लेती है, ताकि, और एम्प्लॉय, इसलिए वो रोकती है ताकि एम्प्लॉय को समझ आए कि नेक्स्ट टाइम मैं अच्छा परफॉर्म करूँगा तो ही मुझे ये बाकी फैसिलिटीज़ और बेनिफिट्स मिलेंगे, इसलिए वो अच्छा परफॉर्म करेगा। तो इसको एज अ मोटिवेटर बेनिफिट्स और कंपनसेशन को यूज़ किया जा सकता है। और ये फेयर होना ज़रूरी है और इफ़ेक्टिव होना ज़रूरी है। अब अगर ये फेयर नहीं होगा, कुछ लोग हैं जो एक्सीलेंटली परफॉर्म कर रहे हैं और कुछ हैं जो पुअर परफॉर्मर्स हैं, सारों को अगर इक्वल बेनिफिट्स मिल रहे होंगे, तो जो एक्सीलेंट परफॉर्मर हैं, दे विल स्टॉप गिविंग देयर मैक्सिमम आउटपुट, क्योंकि वो देखेंगे कि पुअर परफॉर्मर्स को भी उतने ही बेनिफिट्स मिल रहे हैं, तो वाई वी आर वेस्टिंग अवर एफर्ट्स एंड एनर्जीज, वो फिर नहीं करेंगे। तो इसलिए ऑर्गेनाइजेशन जो जितना डिजर्व करता है उतने बेनिफिट्स और फैसिलिटीज उसको प्रोवाइड करती है। तो इक्वालिटी की बजाय वो इक्विटी के ऊपर आती है कि जिसकी जितनी परफॉर्मेंस है उसके लिहाज से उसको बेनिफिट्स एंड फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाए। तो अब इससे क्या है कि एक तो हेल्प करती है एम्प्लॉयज़ को टू अट्रैक्ट एंड रिटेन हाई परफॉर्मेंस एम्प्लॉयज़। अब जब कंपनसेशन और बेनिफिट्स अप्रोप्रिएट होंगे, अच्छी फैसिलिटीज़ मिल रही होंगी एक ऑर्गेनाइजेशन में, तो एम्प्लॉयज़ भी बढ़ चढ़ के परफॉर्मेंस को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेंगे और एक्सीलेंट परफॉर्मर बनेंगे, ताकि वो उन बेनिफिट्स और फैसिलिटीज़ को अवेल कर सकें। इसके अलावा इसका इम्पैक्ट है ऑन दी स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस ऑफ दी फर्म। अब हर एक कंपनी ने लॉन्ग टर्म गोल सेट किए होते हैं, उनके लिए क्या कुछ करना है, वो सेट ऑफ एक्टिविटीज़ डिज़ाइन किए होते हैं, प्रोसीजर्स डिज़ाइन किए होते हैं। जब एम्प्लॉयज़ अपना काम, अपना असाइन टास्क एक स्टैंडर्ड लेवल की परफॉर्मेंस तक परफॉर्म कर रहे होंगे, तो ऑर्गेनाइजेशन की जो स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस है, जो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स ऑर्गेनाइजेशन ने सेट किए हैं, उनको अचीव कर रही होगी। तो ये एम्प्लॉय का भी इसमें फ़ायदा हो रहा है, प्लस ऑर्गेनाइजेशन का भी फ़ायदा हो रहा है ड्यू टू कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स। अब देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनसेशन। कंपनसेशन में जो सैलरी होती है, जो इंक्रीमेंट्स होते हैं, जो ईयरली बेसिस पे सैलरी के अंदर इंक्रीज आता है, प्लस जो बेनिफिट्स और फैसिलिटीज़ मिलती हैं जिनको हम एड ऑन्स कह सकते हैं। इसके अलावा इंसेंटिव पेमेंट्स या स्किल बेस्ड पे, ये डिफरेंट तरह की ऑर्गेनाइजेशन कोई भी आपकी किसी भी स्किल या परफॉर्मेंस के बदले आपको कैश की फॉर्म में, फैसिलिटीज़ की फॉर्म में, डिस्काउंट की फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में कोई भी अगर बेनिफिट और फैसिलिटी दे रही है, तो उसको हम कंपनसेशन में शुमार करते हैं। इसी तरह से वेरिएबल पे, जैसे मार्केटिंग के लोग होते हैं कि वो जिस तरह से उनके टारगेट्स होते हैं, जैसे जैसे टारगेट्स अपने जितना जितना टारगेट अचीव करेंगे उसके हिसाब से उनको पे किया जाएगा।